अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड द टॉपिक इज़ मोल, जिसको केमिस्ट सीक्रेट यूनिट भी कहते हैं। अब मोल क्या है? पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि जब किसी भी सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों कि वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर हो, यानी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 हों, तो इसका क्या मतलब है कि वो जितनी भी अमाउंट ली है हमने सब्सटेंस की वो 1 मोल के बराबर है। तो इस तरह से मोल क्या चीज़ हो गई? मोल इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट। अब जितनी भी अमाउंट हमने ली होगी उसका कोई ना कोई मास होगा, कोई ना कोई वज़न होगा, तो वो जितना भी होगा अगर तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हों 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 हों, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। और पार्टिकल्स हमने पहले भी बात की है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। अब हमने यहाँ पे देखा है कि हमने कोई सी इतनी अमाउंट लेनी है किसी भी सब्सटेंस की कि उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट हों। अब ये अमाउंट कितनी होगी कि उसको हमें यहाँ पे अमाउंट का तो नहीं बताया गया ना, हमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि कोई सी भी इतनी अमाउंट जिसमें इतने जो है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स हों, तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। तो लेकिन हमें यहाँ पे अमाउंट का नहीं हम पता कर सकते कि यहाँ पे अमाउंट कितनी है। तो अमाउंट को देखने के लिए क्या है, इसकी एक और डेफिनेशन पे फोकस करते हैं कि अगर कोई सा भी एक सब्सटेंस इतना हो, मतलब कोई सा भी एक सब्सटेंस जिसका मास हो, फॉर एग्जांपल हम एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो एलिमेंट किससे बने हैं? एटम से बने हैं। तो एटम का मास क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन एटम की बात कर लें तो कार्बन एटम का मास क्या है? 12 AMU है। कार्बन एटम का मास है 12 AMU। लेकिन अगर हम इस मास को AMU की बजाय, एटॉमिक मास यूनिट की बजाय ग्राम्स में एक्सप्रेस करें, तो उस मास को जो 12 AMU नहीं रहा बल्कि 12 ग्राम हो गया। अब उस 12 ग्राम को हम क्या नाम देंगे? 1 मोल का। कि ये 12 ग्राम की अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम 1 मोल कहेंगे। तो फिर इससे हमें क्या पता चली है? अमाउंट पता चली है। अमाउंट या क्वांटिटी पता चली है। तो इस तरह से फिर क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो होगी मोल की वो क्या बनेगी कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस, अगर उनको क्या करेंगे? एक्सप्रेस इन ग्राम करेंगे, तो फिर वो क्या होगा? वो 1 मोल कहलाएगा। जैसे हमने एटॉमिक मास की बात कर ली, कार्बन एटम था, उसका मास क्या था? 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट था। तो उसको हमने किस में एक्सप्रेस किया? ग्राम्स में। 12 AMU की बजाय 12 ग्राम्स में एक्सप्रेस किया, तो 12 ग्राम क्या होगा? 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर लें तो फॉर एग्जांपल वाटर जो है मॉलिक्यूल है और इसका मास क्या होगा? 18 AMU होगा। लेकिन अगर हम 18 की बजाय 18 ग्राम में लिखें तो फिर वो जो 18 ग्राम होगा वो क्या होगा? वो 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हम एक फार्मूला यूनिट के एक मास की बात कर लें तो फार्मूला मास को अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास होगा 58.5। अब इसको अगर हम ग्राम्स में लिखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? हमें इसकी क्वांटिटी भी पता चल गई। पहली जो डेफिनेशन हमने देखी है उसमें हमें क्या पता चला है? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पता चले हैं कि 1 मोल में 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और अब दूसरे में क्या पता चला है कि अगर 1 मोल होगा तो वो सब्सटेंस पर डिपेंड करता है कि अगर तो वो सब्सटेंस कार्बन है तो उसका जो मास है वो क्या होगा? 12 ग्राम होगा। अगर तो वो वाटर है तो उसका मास होगा 18 ग्राम होगा। अगर तो वो सोडियम क्लोराइड है तो उसका मास क्या होगा? 58.5 ग्राम होगा। तो पहली वाली डेफिनेशन से हमें उसके पार्टिकल्स पता चलेंगे कितने प्रेजेंट हैं। वो सब सब्सटेंसेस में एक जैसे होंगे, वो फिक्स वैल्यू है। लेकिन दूसरी वाली जो डेफिनेशन उससे हमें क्या पता चला? किसी भी सब्सटेंस का मास पता चला, वो हर सब्सटेंस का अलग-अलग होगा। तो फिर ये क्या कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये दोनों में क्या कर रहा है? पार्टिकल्स में और मास में क्या कर रहा है? लिंक क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 मोल कार्बन एटम की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 और जो इसका मास है वो क्या होगा? 12 ग्राम होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू 12 ग्राम, यानी इतने पार्टिकल्स का मास क्या होगा? 12 ग्राम होगा। इस तरह से ये क्या कर रहा है? इट एस्टैब्लिशेज अ लिंक बिटवीन मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
ये क्या कर रहा है, किसी भी सब्सटेंस के मास में और उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के दरमियान लिंक क्रिएट कर रहा है। अब हमने बात कर लिया कि मोल क्या है। अब हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मोलर मास। मोलर मास क्या है? तो किसी भी सब्सटेंस जब वो एक मोल होगा तो उसमें उसका जितना भी मास होगा उसको मोलर मास कहेंगे, सिंपल। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि अगर हम 1 मोल ले रहे हैं कार्बन एटम की तो उसका मास होगा 12 ग्राम। हम 12 AMU से सिंपल हम क्या करेंगे, 12 ग्राम कर देंगे। अब ये जो 12 AMU और 12 ग्राम इज़ नॉट इक्वल। 12 AMU इज़ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, लेकिन जो 12 ग्राम है वो मास है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 कार्बन एटम्स। ठीक है, 1 AMU क्या है, सिर्फ एक एटम का मास है, लेकिन जो 12 AMU जो है वो सिर्फ एक एटम का मास है, लेकिन जो 12 ग्राम है वो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के बराबर है, यानी वो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स का मास है। तो ये क्या है कि 1 AMU सिर्फ एक एटम का होगा तो वो छोटा मास है, स्मॉलर है, लेकिन जो 12 ग्राम है उसका वज़न ज़्यादा है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फिर दोनों ही 12 कैसे हैं भाई? जैसे ग्राम और किलोग्राम होते हैं। अगर मैं 12 ग्राम कहूँ तो वो 12 ग्राम ही होंगे, और लेकिन किलोग्राम भी वज़न का ही यूनिट है, मास का यूनिट है। तो जो केजी है वो 1 किलो किसके 1000 के बराबर होगा। तो 12 ग्राम क्या मतलब हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसकी जो है कि 12 AMU से 12 ग्राम में किस तरह इसका मास आया। तो अगर तो इसका आंसर आप लोगों ने देखना है तो आप इसको एक अलग वीडियो में देख सकते हैं। तो फ़िलहाल हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ मोलर मास। तो मोलर मास हमने बात की है कि जब किसी भी सब्सटेंस के मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मोलर मास का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एटम का मास देख रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, AMU में नहीं बल्कि ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वो उसको ग्राम एटॉमिक मास भी कहेंगे, क्योंकि एटॉमिक मास को क्या किया हमने, ग्राम्स में एक्सप्रेस किया है, तो हम उसको ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। और इस ग्राम एटॉमिक मास को हम मोलर मास भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास जो क्या होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा, इसलिए हम इसको मोलर मास भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास को भी जब अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो जाएगा और वो मोलर मास भी होगा, क्योंकि वो 1 मोल के इक्वल होगा। उसके बाद फार्मूला मास की बात करें तो फार्मूला मास भी अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो क्या होगा, वो भी 1 मोल के इक्वल होगा, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, मोलर मास कहेंगे। इसको ग्राम फार्मूला मास भी कह सकते हैं। तो सिंपली ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास, इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, मोलर मास है। ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं एंड मोलर मास भी, इसी तरह मॉलिक्यूलर मास को भी और फार्मूला मास को भी। तो ये बात होगी हमारी मोलर मास की। अब हम देखते हैं मोल की एग्जांपल्स। तो मोल की हमने 2 तरह की डेफिनेशंस पढ़ी हैं। एक डेफिनेशन में हमें पता चल रहा है कि जब हमारे पास 1 मोल होगा तो उसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब ये कोई भी सब्सटेंस ले लो, एटम ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, फार्मूला यूनिट्स ले लो, तो इसमें कितने होंगे, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स ही होंगे। इसलिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 कार्बन एटम्स। 1 मोल वाटर इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। और 1 मोल सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। तो ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो फिर क्या हुआ है कि इसको मेंशन ही नहीं किया हुआ, क्योंकि ये सिंपल है कि ये अंडरस्टूड है कि जब हम 1 मोल की बात करेंगे तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे। लेकिन 1 मोल के अंदर कोई जो मास होगा, 1 मोल के अंदर जो मास होगा, जो कि हमें दूसरी डेफिनेशन से पता चला है कि 1 मोल में जो मास होता है, अगर हम किसी भी सब्सटेंस के मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो वो क्या होगा, इसका
वो 1 मोल के इक्वल होगा। अब ये हर सब्सटेंस का मास अलग होगा, तो फिर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास भी डिफरेंट हो जाएगा। तो फिर इसमें यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ ग्राम्स वाली एग्जांपल्स बताई हुई हैं, पार्टिकल्स वाली नहीं बताई हुई, क्योंकि वो सेम है। तो अगर हम बात कर लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन के, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12 है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम। कार्बन का मास है 12, अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 ग्राम। तो वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन। इसी तरह से हम मोलिकुलर मास की बात, वाटर की बात कर लेते हैं। तो वाटर का मास है 18, इसको हम 18 ग्राम लिखेंगे, तो ये 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल होगा। अगर हम मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं, H2SO4, तो इसका 98 है, इसको हम ग्राम्स में लिखेंगे तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगा। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम हो तो वो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के इक्वल होगा। अच्छा, हमने पहले बात की है कि जो 1 मोल है वो किस किस के दरमियान लिंक क्रिएट कर रहा है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के दरमियान और उस सब्सटेंस के मास के दरमियान। लेकिन मोल का अपना रिलेशन क्या है, विद नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एंड विद मास ऑफ अ सब्सटेंस। ये हमने डेफिनेशंस के थ्रू तो समझ लिया। अब हम इसकी इक्वेशंस देखेंगे कि ये किस तरह से ये मोल इक्वल होता है, मोल और मास का रिलेशनशिप क्या होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास क्या है कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। नंबर ऑफ़ मोल्स किसके बराबर हैं, नॉन मास के डिवाइडेड बाय मोलर मास के। मोलर मास जो हमने अभी डिस्कस किया है कि किसी भी सब्सटेंस का कोई भी जो मास होगा उसको जब हम ग्राम्स में लिखेंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम मोलर मास कहेंगे। तो मोलर मास जो है वो तो हमें पता होगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किसी भी सब्सटेंस का मास कितना है। तो क्या है, हम उसको सिर्फ हमने ग्राम्स में लिख देना है। लेकिन ये जो ऊपर वाला नॉन मास है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात कर लेते हैं तो कार्बन का मोलर मास क्या है, 12 ग्राम है, ये हमें पता है। लेकिन अब हमने सिर्फ ज़रूरी तो नहीं कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करें तो हम कार्बन का 12 ग्राम ही हमेशा लें, ऐसे तो नहीं है ना। वो 36 ग्राम में ले सकते हैं, हम 60 ग्राम में ले सकते हैं, वट एवर द अमाउंट वी टेक फॉर एक्सपेरिमेंट। तो जो हम लेंगे उसको हम क्या कहेंगे, नॉन मास या गिवन मास, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ मोल्स किसके बराबर हो जाएगा, नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ये मज़ीद जब हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके अगर हम लिखें, यहाँ पहली वाली ऊपर वाले स्टेप में हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड किए हैं। किससे फाइंड किए हैं कि उसके मास से फाइंड किए हैं, नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेकिन अगर हमने फाइंड करने हों, ये ऊपर वाला मास फाइंड करना हो जिसका हमें पता ना हो कि हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए कितना मास लेना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे जो मोलर मास है उसको नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर मास ऑफ सब्सटेंस कितना निकल आएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। यानी फिर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन होंगे, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके मास, मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फिर जो मास निकलेगा वो उस सब्सटेंस का मास होगा। इसके साथ हम कल ये नेक्स्ट लेक्चर में ये एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से हम गिवन मास और या नॉन मास और मोलर मास का इस्तेमाल करते हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड करते हैं, या हम ग्राम्स निकालने हो तो हम किस तरह से जो ऊपर हमने इक्वेशन पढ़ी है उसको इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।